सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और लगातार लोग अभी भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जिसमें लगातार लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान के रण में लगातार मतदान जो है वो अभी चल रहा है। सुबह 7 बजे से न्यूज 18 राजस्थान पर आप हर अपडेट देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी अपडेट के साथ। और आपको बता दें कि इस वक्त मतदाताओं का जोश बेहद हाई है। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण मतदान की खबर मिल रही है तमाम जगहों से। और इस वक्त आपको बता दें कि लगातार चर्चा भी करेंगे प्रियंका कि किस तरीके से मतदान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, राजस्थान की सत्ता आखिरकार किसकी तरफ जाती हुई इस वक्त दिख रही है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय भी कराएंगे, चर्चा भी करेंगे, क्योंकि दिग्गज लगातार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके अपने अपने वादे हैं। राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश गोयल जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हुए, क्योंकि अगर अब तक के वोटिंग प्रतिशत पर नजर डालें तो आंकड़े क्या कहते हैं, किसके पक्ष में फैसला नजर आ रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा मतदान उतना ज्यादा हम देखते हैं कि बीजेपी के पक्ष में फैसला नजर आता है। जी देखिए, पिछली बार 2018 में जिस तरीके से लगभग 74% रहा मतदान का, अभी टाइम बचा हुआ है, लगभग 1 घंटा अभी और बचा है। हाँ। और जो ताजा आंकड़े हैं वो 65% के आसपास अभी बता रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद ये 75% के आसपास कहीं पहुंच जाएगा और लास्ट टाइम के जो मतदान हुआ था उसको, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। और युवाओं में खासकर मैंने देखा है बहुत अच्छा उत्साह नजर आया है। और जो नए वोटर्स जुड़े हैं उन्होंने बहुत टाइम से इस मतदान भी अपना किया है। महिला वोटर भी काफी बड़े हैं, इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। किसानों का भी काफी इसमें योगदान रहा, किसान भी भारी संख्या में पहुंच के मतदान किया, अपने मतों का प्रयोग किया, जिससे कि जो भी प्रत्याशी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले प्रत्याशी हैं, उनको विजय दिला सके, उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में रहे। और कहीं ना कहीं वोटिंग देख के बीजेपी के पक्ष में तो दिख ही रहा है, क्योंकि काफी लोगों से मेरी भी चर्चा हुई तो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया है और अपने जो भी साफ सुथरे किरदार के, जो भी साफ सुथरे लोग थे उनको मतदान किया है। बाकी रिजल्ट आएगा जब 3 तारीख को, जब भी पता लगेगा। बिल्कुल, रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसकी सत्ता बनती है। लेकिन संजय शर्मा साहब, जरा इस बात को समझना चाहते हैं कि कुल मतदाताओं का 4% वो नए वोटर जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, आपको लगता है इस बार जो पहली दफा वोट डाल रहे हैं वो वोटर प्रभावित कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो युवा मतदाता होता है उसमें हमें ये देखना होगा कि वो किस वर्ग से है। जो युवा अपर क्लास का है उसके बारे में उसकी अलग तरह की चिंताएं, अलग तरह की आकांक्षाएं होती हैं, और जो बिल्कुल नीचे के वर्ग से है उसकी अलग तरह की आकांक्षाएं। बल्कि नीचे के वर्ग में तो एक खतरा होता है कि वो माइग्रेंट वर्कर होता है और लो वेज वाला वर्कर होता है, तो वो कभी वोट डालने नहीं आ पाता। बल्कि एक बहुत बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में गया भी था कि अगर देश के लोकतंत्र को आपको सही तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो आपको वोटिंग के कुछ इस तरह के अधिकार देने चाहिए जिससे कि जो जहां बैठा है वहां से वोट डाल सके। इसी तरह एनआरआईज के बारे में ये बात आई थी, तो ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि अगर वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे इसको रिप्रेजेंटेटिव उसका और ज़्यादा एक कैरेक्टर बन पाएगा। तो हमें अलग अलग वर्ग को, एक कोई ब्लॉक नहीं है युवा, वो अलग अलग वर्ग से है। और जो युवा, जो सुबह मुझे लगता है युवा ने ज़्यादा भाग लिया होगा, इसका कारण 3 दिन की छुट्टी है। जो अपर क्लास का युवा है वो ज़्यादातर घूमने निकल गया होगा कहीं, और कुछ ऐसे हैं जो गुड़गांव में काम कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो वो हो सकता है वोट ना भी डालने आ पाए। तो इस तरह से हमें उनको एक मतलब होल नहीं देख सकते। लेकिन युवा का एक आकर्षण चुनाव के प्रति बहुत होता है, क्योंकि पहली बार वोट डालने का वो कितने साल से इंतजार कर रहा होता है, और वो जो निशान लगता है वो एक तरह से आपके बड़े होने का भी प्रमाण है कि आप बड़े फैसले ले सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज हमें फैसले लेने के मामले में युवाओं को बहुत ज़्यादा छूट नहीं देता है। बिल्कुल संजय शर्मा जी, और जो युवा वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 22 लाख का वो आंकड़ा 18 से 19 वर्ष जो पहली बार अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास आते हुए बीजेपी प्रवक्ता एकता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चूंकि
बीजेपी ने कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन चुनाव के आखिरी आते तक रणनीति साफ हो गई। हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया गया, हत्याकांड का। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं तो रैलियों पर और जो वहां पर शोज किए जाते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही साथ कई और मुद्दे, राम लला का मंदिर, साथ ही साथ कई और। अब जो जातीय जनगणना का दाव कांग्रेस ने खेला है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इससे बीजेपी को मुश्किल हो सकती है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी पहले तो कि भारतीय जनता पार्टी साफ की और इंसानियत की राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी सदैव ही चंद वोटों के स्वार्थ में तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। और किस प्रकार से 5 सालों के कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से चंद वोटों के स्वार्थ में तुष्टीकरण की आग में राजस्थान की जनता को झुलसना पड़ा और अशोक गहलोत अपने आंखों पे पट्टी बांधे बैठे रहे धृतराष्ट्र की बाती। लेकिन अब वो समय आ गया है जब समय ये गवाह है, ये बताने जा रही है राजस्थान की जनता। और मैं साफ रूप से कहना चाहूंगी कि अशोक गहलोत ये समझ गए हैं, तभी वो कह रहे हैं कि राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। बिल्कुल राज बदलेगा, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आने जा रही है और रिवाज ये बदलेगा कि 3 दिसंबर को राम राज्य की स्थापना राजस्थान में होगी। एक बार राजस्थान का जन जन वापस दिए जलाएगा और कांग्रेस जो है वो राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाली है। लेकिन एकता जी ये तो तभी साफ हो पाएगा जब नतीजे आएंगे कि आखिरकार आपके मुद्दे चल पाए हैं या फिर सरकार की गारंटी चली है, लोगों ने किस पर वोट दिया है। लेकिन जिस तरीके से देखिए रुझान जो जिस तरीके से सामने आ रहा है, अब वो अब तक के मतदाताओं का जो रुझान है उससे देखते हुए लगता है कि जोश है, उत्साह है और आगे बढ़ेंगे प्रियंका। लेकिन उससे पहले हम तमाम मतदाताओं से यह अपील भी करना चाहते हैं लगातार कि जाइए, मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का यह महापर्व और जो है मतदान आपका अधिकार है, इस अधिकार का उपयोग करें और एक अच्छी सरकार जनता के सामने हो सके, विकास के काम हो सके। ये मतदाता किस तरफ जाता आज दिखाई दे रहा है वो ईवीएम से साफ हो पाएगा। लेकिन चले आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं प्रियंका। बिल्कुल खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एकता जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार हमारी ही बनेगी। जरा बताएंगी आखिर क्यों, क्या मुद्दे हैं आपके ऐसे? क्योंकि अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो आपसे ज्यादा लोक लुभावन वादे कांग्रेस ने किए हैं। देखिए, जो लोक लुभावन वादे किए और उन वादों की पोल 5 साल के सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस की किस प्रकार से खुली ये सब जानते हैं। किस प्रकार से इनके 2018 के मैनिफेस्टो में भी इनके राहुल गांधी आए थे और बड़े बड़े वादे करके गए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी उस वक्त भी बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी। जो वादे किए थे केंद्र सरकार में कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने। आप लोगों ने भी तो रोजगार के वादे किए थे, कितने रोजगार दिए आप लोगों ने? किसानों का कर्जा माफ किया, इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता माफ करेंगे, कितने प्रतिशत? मैं आपको प्रियंका जी ये याद दिलाना चाहूंगी, ये वो राजस्थान की भूमि है जहां पर युवाओं से छलावा करते हुए उनके सपनों को बेचते हुए 19 पेपर लीक की घटनाएं हुई और जब लगातार घटनाएं होती गई तो 29 लाख युवाओं ने न्याय मांगा, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं कराई गई और इनके मंत्री, इनके अधिकारी किस प्रकार में उसे संलिप्त रहे ये सभी ने देखा। किस प्रकार से एक टिप्पणी लेते हैं नीतीश सारस्वत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधे हम आपको लिए चलते हैं। इस वक्त बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है? इस वक्त करीब 1 घंटा का वक्त और बचा है और मतदाताओं का जोश उत्साह हाई लग रहा है, कैसा आप इस वक्त देख पा रहे हैं बाबूलाल?